आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है इंजीनियरिंग जियोलॉजी के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्राउंड वाटर। अगर मुझसे कोई एक ऐसा विषय या मुद्दा लेने को कहे जो मेरे, आपके और हम सब के, यहाँ तक कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत ही संवेदनशील है, तो मैं केवल ग्राउंड वाटर को या भूमि का जल को ही चुनूंगा। क्यों? जैसा कि हम में से अधिकतर को यह पता होगा कि हमारी धरती पर पीने योग्य पानी 1% से भी कम है, लेस देन 1%, जबकि 99% जो पानी है वो महासागरों में और ग्लेशियर के फॉर्म में पोलर रीजन में जमा है, जो कि हमारी पहुंच से बहुत दूर है। तो इस प्रकार पानी का जो सबसे मुख्य स्रोत है हमारे पास में वो है ग्राउंड वाटर, जिससे हम लगभग 50% हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। सिंचाई के लिए 40% ग्राउंड वाटर का उपयोग होता है, उद्योगों के लिए 25% ग्राउंड वाटर का उपयोग होता है। कुल मिलाकर ये एक ऐसी नीड है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हर हाल में हमें मीठा पानी ही चाहिए, क्योंकि सलाइन वाटर का यूज हम कर नहीं सकते। इसकी इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर योजनाएं चलाई जा रही हैं, गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जा रही हैं और कुछ एनजीओ अपने लेवल पे भी करते हैं, जिससे इसे बचाया जा सके, संरक्षित किया जा सके। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी जल चक्र क्या होता है। आपको याद होगा, और ये बहुत ही कॉमन सी बात है, कि वर्षा का पानी या प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में जो भी वर्षा का जल धरती पर गिरता है वो दो माध्यमों से महासागर में जाके मिलता है। इसमें जो सबसे पहला मुख्य स्रोत है वो है बारिश के समय पे बहने वाली नदियां, और दूसरा है जमीन के अंदर बनी स्ट्रीम चैनल्स। अब सवाल ये उठता है कि ये पानी चट्टानों को पार करते हुए महासागर में जाके कैसे मिल जाता है। तो इसका जवाब है कि चट्टान इतनी कठोर नहीं है जितना कि हम समझते हैं। उदाहरण के लिए सैंडस्टोन के बनने की प्रक्रिया को लेते हैं, जो कि समुद्र के किनारे बनती है। रेत के छोटे छोटे कण मिलकर एक दूसरे से जुड़ते हैं, बाद में इसका स्ट्रेटिफिकेशन और सीमेंटेशन हो जाता है और ये सैंडस्टोन के फॉर्म में रॉक बन जाती है। लेकिन इसके दो ग्रेन्स, मतलब जिनको इंटरग्रेनुलर स्पेस कहा जाता है, उनके ग्रेन्स के बीच में कुछ जगह ऐसी छूट जाती है जो कि भर नहीं पाती है। इसी को हम इंटरग्रेनुलर स्पेस कहते हैं और ये खाली जगह होती है। और जब हम चट्टानों में फ्रैक्चर की बात करते हैं तो ये अधिकतर चट्टानों में पाया जाता है, भले ही वो क्रैक हो, पर वो भी एक खाली जगह ही होती है। भले ही वो क्रैक हो, पर होती तो वो भी खाली जगह ही है। चट्टानों में ये खाली जगह, जिन्हें हम पोर्स कहते हैं, पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद कहते हैं, और चट्टानों की इस विशेषता को पोरोसिटी कहते हैं। जिन चट्टानों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उनको पोरस रॉक कहा जाता है। किसी भी चट्टान में पोरोसिटी जो है एक रेशियो होता है उसके सॉलिड पार्ट और उसके वैक्यूम पार्ट का। इसी को हम पोरोसिटी कहते हैं। पोरोसिटी मैक्सिमम किसी रॉक्स में 20% तक हो सकती है। उदाहरण के लिए सैंडस्टोन को ही ले लेते हैं, जिसमें 20% से ज्यादा 25% तक पोरोसिटी पाई जाती है। यही कारण है कि सभी सैंडस्टोन निर्माण के लिए सुटेबल नहीं होते। इसमें एक और गुण होता है जिसकी चर्चा हम यहां पर करना चाहेंगे, और वो होता है परमिएबिलिटी। जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है कि परमिएबिलिटी मतलब किसी भी चीज को पार करना, तो यहां पर भी परमिएबिलिटी सेम वही चीज है। परमिएबिलिटी की परिभाषा के हिसाब से जब किसी चट्टान के अंदर पाए जाने वाले पोर्स आपस में मिलकर एक इंटरकनेक्टेड वेन्स या स्ट्रीम बना लेते हैं, जो पानी को एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो करने में सहायता प्रदान करती है, उसे हम परमेबिलिटी कहते हैं।
अब यहां पर एक आवश्यकता होती है कि ये दोनों गुण हमें कैसे और कहां मिलते हैं। यानी हमें एक ऐसी चट्टान चाहिए जो पानी को रखने के साथ साथ उसको एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की परमिशन भी दे, परमिट भी करे, ताकि पानी आपकी और हमारी बोरवेल में आ सके। इसी आधार पर चट्टानों को 3 प्रकार से बांटा गया है। इसमें जो सबसे पहली टाइप की चट्टान होती है वो होती है एक्वाफर चट्टानें, दूसरी होती है एक्वाटार्ड चट्टानें और तीसरी होती है एक्वाक्लूड चट्टानें। सबसे पहले हम इसमें एक्वाफर चट्टानों को लेते हैं। ये ऐसी रॉक्स होती हैं जिनमें पोरोसिटी और परमेबिलिटी दोनों बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और इसी कारण से इसे पानी की सप्लाई लंबे समय तक ली जा सकती है। इस टाइप की चट्टानों से पानी की जो सप्लाई है वो लंबे समय तक ली जा सकती है। दूसरा है इसमें एक्वाटार्ड। ये एक ऐसी रॉक होती है जिसमें पानी को रोकने की क्षमता तो होती है पर उसको ट्रांसमिट करने की क्षमता नहीं होती है। मतलब इसमें पोरोसिटी हाई मिलती है लेकिन परमेबिलिटी बहुत ही ज्यादा लो मिलती है। इसी कारण से जो एक्वाटार्ड होता है उस एक्वाफर में जब भी कोई बोरहोल किया जाता है तो वहां से पानी की जो सप्लाई है वो रेगुलरली हाई फ्लो नहीं मिल पाता है। उसके बाद में जो तीसरी टाइप की चट्टान होती है वो होती है एक्वाक्लूड। एक्वाक्लूड इस टाइप की चट्टानों को कहा जाता है जिसमें ना तो पोरोसिटी पाई जाती है और ना ही परमेबिलिटी पाई जाती है। इस तरह से हमने समझा कि किस प्रकार चट्टानें पानी को रखती हैं और आगे बढ़ाती हैं। इसी से संबंधित एक ग्राफ है जिसकी मदद से हम पोरोसिटी और परमेबिलिटी को समझेंगे। ये एक ट्रायंगल डायग्राम है जिसमें नीचे की ओर हमने पोरोसिटी कम से ज्यादा मतलब लो टू हाई रखा है। नंबर नहीं है क्योंकि नंबर से ज्यादा हमें कोई काम नहीं था। दूसरा है इसमें वर्टिकल एक्सिस जिस पर हमने परमेबिलिटी को रखा है। परमेबिलिटी भी यहाँ लो से हाई की तरफ है, नीचे की तरफ हमने लो परमेबिलिटी रखा और ऊपर की तरफ हाई परमेबिलिटी रखा है। यहाँ पर भी नंबरों की जरूरत नहीं क्योंकि नंबर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये मत सोचिए कि ट्रायंगल ही क्यों, स्क्वायर या रेक्टेंगल क्यों नहीं बनाया हमने। इस ट्रायंगल को अगर देखें तो हम समझेंगे कि कोई भी रॉक कम पोरोसिटी के साथ साथ बहुत ज्यादा परमिएबल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में कमरा तो नहीं है लेकिन बहुत सारे दरवाजे हैं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके पास में कमरा तो होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी रॉक में पोरोसिटी नहीं है, अगर पानी को रिटेन करने की उसमें कैपेसिटी नहीं है तो परमिएबिलिटी का कोई सेंस नहीं है। तो इसीलिए हमने इस हिस्से को काट दिया है। अब इसके लेफ्ट बॉटम में देखें जो कि एक आइडियल एक्वाक्लूड है। आइडियल एक्वाक्लूड मतलब जीरो पोरोसिटी, जीरो परमेबिलिटी। और फिर राइट टॉप कॉर्नर से जिसे हमने एक आइडियल एक्वाफर नाम दिया है जिसमें हाई पोरोसिटी और हाई परमेबिलिटी है। अब दोबारा इसके लेफ्ट कॉर्नर पर आते हैं। वहां पर हम क्या रख सकते हैं? हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यहां पर कोई ऐसी रॉक होनी चाहिए जो पोरोसिटी और परमेबिलिटी में बिल्कुल जीरो हो या ना के बराबर हो। तो जवाब है फ्रेश अनवेदर्ड इग्नियस रॉक्स। जी हाँ, यहाँ पर आप कोई भी फ्रेश अनवेदर्ड इग्नियस रॉक्स रख सकते हैं क्योंकि इस टाइप की जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर बनी होती है और इस कंडीशन में इसमें कोई भी पोर स्पेस नहीं पाया जाता। इसलिए इस रॉक को आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसी कारण से जहाँ जहाँ पर इग्नियस टेरेन होता है वहाँ पर ग्राउंड वाटर बहुत नीचे मिलता है। इसका एक उदाहरण है ग्रेनाइट। उसी तरफ एक और रॉक्स रखूंगा मैं जो कि कोई भी फ्रेश अनवेदर्ड मेटामॉर्फिक रॉक हो सकती है। अब आप ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक्स के जो बनने की प्रोसेस होती है वो इग्नियस रॉक्स की तरह इतनी हाई टेम्परेचर पे तो नहीं होती है, लेकिन हाँ जब मेटामॉर्फिज्म होता है उस कंडीशन में भी हाई टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम जो आइडियल एक्वाक्लूड है उसमें फ्रेश मेटामॉर्फिक रॉक्स को भी रख सकते हैं। तीसरी रॉक जो कि एक आइडियल एक्वाक्लूड है हो सकती है
वो है केमिकल लाइमस्टोन, क्योंकि ये भी बहुत छोटे छोटे सेडिमेंट से मिलकर बना होता है और केमिकल प्रोसेस में कोई भी वॉइड स्पेस नहीं बनता, इसीलिए इसको भी एक आइडियल एक्वाफ्लूइड में रखा गया है। अब सबसे ऊपर चलते हैं आइडियल एक्वाफर में। तो बिना किसी डाउट के सैंडस्टोन को रख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो आंतरिक संरचना है उसे इतना पोरस बनाती है कि वो एक अच्छा एक्वाफर बनाता है। यदि आपका बोरवेल साल भर बिना किसी प्रॉब्लम के चलता है, इसका मतलब ये है कि आपका जो बोरवेल है वो सैंडस्टोन के एक्वाफर में ही लगा हुआ है। अब आप सोचेंगे कोल क्यों? क्योंकि कोल में पर्याप्त मात्रा में पोरोसिटी और परमेबिलिटी पाई जाती है। इसमें एक विशेष प्रकार के क्रैक भी पाए जाते हैं जिसे हम क्रीलीव्स कहते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं सैंड एंड ग्रेवल की। ये भी एक बेटर एक्वाफर माना गया है। हालांकि ये रॉक नहीं होता है, फिर भी इसका कारण है कि कई जगहों पर जहां पर लूज सैंड और ग्रेवल पाए जाते हैं, वहां पर एक गहराई के बाद पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाखों वर्ष पहले हो सकता है वहां कोई स्ट्रीम या चैनल रही हो जो समय के साथ साथ सैंड और ग्रेवल से दब गई हो और किसी नॉन पोरस रॉक से घिरी हो। इसके बाद हम ले सकते हैं हर प्रकार की वेदर्ड रॉक्स को। अब आइडियल एक्वाफर के बाद में वापस आइडियल एक्वाफ्लूइड पर चलते हैं और ग्रेनाइट को लेते हैं, जो कि एक आइडियल एक्वाफ्लूइड है जिसमें जीरो पोरोसिटी और जीरो परमेबिलिटी होती है। मान लीजिए कि वो रॉक कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी के द्वारा सरफेस पर आ जाती है और उसकी फिजिकल वेदरिंग शुरू हो जाती है, जिसके कारण उस पर छोटे छोटे क्रैक्स बन जाते हैं और जैसे जैसे समय निकलता है क्रैक्स फ्रैक्चर में बदल जाते हैं और इस तरीके से उसमें फ्रैक्चर क्रिएट हो जाते हैं, जो कि एक पोरोसिटी का ही एक फॉर्म है। बेसिकली इसको फ्रैक्चर पोरोसिटी कहते हैं। और जैसे ही फ्रैक्चर में पानी इंसर्ट होता है, बारिश का पानी, जो कि हमें पता है कि बारिश का पानी वीक कार्बोनिक एसिड होता है, इसीलिए वहां पर केमिकल वेदरिंग भी शुरू हो जाती है। आपको पता ही होगा कि ये कैसे काम करती है। सबसे पहले कार्बोनिक एसिड फेल्सपार पर अटैक करता है और उसको क्ले मिनरल में बदल देगा और उसे वहां पर छोटे छोटे पॉट होल बनने लगेंगे और उससे वहां पर छोटे छोटे पॉट होल बनने लगेंगे और इस प्रकार वहां पर एक परफेक्ट एक्वाफ्लूइड बन जाएगा। अब आप इस स्लोप पर ध्यान दीजिए, जो कि आइडियल एक्वाफ्लूइड और आइडियल एक्वाफर के बीच में है। यहां पर हम रखते हैं वेदरिंग को। यहां पर बस एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये है कि जब कॉम्पैक्ट रॉक में वेदरिंग होती है तो वो धीमे धीमे एक्वाफ्लूइड्स में बदल जाती है और जब ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये एक्वाटार्ड, जो अभी तक केवल पानी को स्टोर कर रहे थे, अब ट्रांसमिट भी कर रहे हैं और जब ऐसा होने लगे तब वो एक्वाफर हो जाएगा। पर हो सकता है कि परफेक्ट एक्वाफर ना बन पाए, पर कुछ मात्रा में पानी दे ही देगा। इसका एक उदाहरण है लाइमस्टोन, जो बनने के बाद एक एक्वाफ्लूइड होता है पर धीमे धीमे एक एक्वाफर में बदल जाता है। और इस डायग्राम में एक बात और समझने वाली है, जिसमें शेल को बॉटम में रखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शेल में पोरोसिटी कितनी भी मात्रा में पाई जाती है, मतलब आप उसको एज्यूम नहीं कर सकते, प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते। वो 10% से लेकर 40% तक की हो सकती है, पर उसमें परमेबिलिटी नहीं पाई जाती, क्योंकि इसका कारण है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। उसमें जो ग्रेन साइज होते हैं उसका एक बेसिक रोल है। जब शेल बनती है तो क्ले पार्टिकल से बनती है और क्ले पार्टिकल को देखने के लिए हमें यूजुअली माइक्रोस्कोप का यूज करना होता है। अब जिस ग्रेन को हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं उनके बीच में जो स्पेस होगा वो भी उन्हीं के रेशियो में होगा, मतलब जो उसके बीच में जो गैप होगा वो भी बहुत कम होगा। और पानी के साथ में एक समस्या है जिसे सरफेस टेंशन कहते हैं, और ये गुण पानी को इतने छोटे छोटे छेदों से निकलने से रोकता है। इसी कारण शेल एक आइडियल एक्वाफ्लूइड तो हो सकती है,
पर एक्वाफर नहीं हो सकती। और जैसा कि अभी हमने समझा है, इसमें पोरोसिटी तो हो सकती है पर परमेबिलिटी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार अभी तक हमने डिफरेंट रॉक्स की पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी को समझा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, आइए अब उसे समझते हैं। और अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राउंड वाटर टेबल, या इसको वाटर टेबल भी कहते हैं। ये बहुत सामान्य सी टर्म है। अधिकतर लोगों से अगर आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि ठीक से तो नहीं पता, लेकिन हाँ, बारिश इसके लिए अच्छी होती है। ऑफकोर्स बारिश इसके लिए अच्छी होती है, पर फिर भी और क्या, कोई और इसका जवाब हो सकता है। आखिर है क्या? ठीक है, मान लीजिए एक सामान्य सतह जिस पर बारिश हो रही है और पानी जमीन में सूख रहा है और नीचे और नीचे जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कितना नीचे? तो इसका जवाब बहुत आसान है, वहां तक जहां तक पोरोसिटी और परमेबिलिटी पाई जाएगी वहां तक ये पानी नीचे नीचे जाता रहेगा। अब एक और सवाल उठता है कि पोरोसिटी और परमेबिलिटी कहां तक पाई जाती है और एक गहराई के बाद ये जीरो हो जाएगी, ऐसा होगा क्या? तो जवाब है हाँ, क्योंकि इसके ऊपर से लगने वाला जो उसी का लोड है पोरोसिटी और परमेबिलिटी को खत्म कर देता है। और सामान्य रूप से वो गहराई होती है 2500 फीट या लगभग 700 से 750 मीटर के आसपास। और उसके बाद पानी भरता है और बढ़ता है, और एक समय ऐसा आता है जब वो सरफेस तक तो नहीं, पर हाँ उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। तो वो अपर लेयर ऑफ वाटर और सरफेस के बीच का जो हिस्सा होता है उसे जोन ऑफ एरेशन कहते हैं। उसके नीचे जहां पर पोर स्पेस में पानी भरा होता है उसे कहते हैं जोन ऑफ सैचुरेशन। और इन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट लेवल होता है उसे हम कहते हैं वाटर टेबल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वाटर टेबल के नीचे सभी वॉइड एंड पोर स्पेस पूरी तरह पानी से भरे होने चाहिए। पर यहाँ पर फिर वही सवाल खड़ा हो जाता है कि ये वाटर टेबल सतह से कितनी गहराई पर मिलेगी। तो ये बहुत ही आसान है। ये निर्भर करता है कि आपके एरिया में बारिश कितनी हो रही है। जैसे हम जहाँ रहते हैं 100 से 130 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। इसके बाद अगर मैं अपने बैकयार्ड में गड्ढा खोदूँ तो शायद 30 से 50 फीट के आसपास पानी मिल जाएगा। और यही काम अगर किसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रीजन में जाके करें तो हो सकता है 5 से 10 फीट पानी मिल जाए। और अगर राजस्थान की बात करें तो जहाँ बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हो सकता है वहाँ पर 100 से 150 या 200 या और भी ज़्यादा गहराई पर पानी मिल जाए। तो कुल मिलाकर ये सब प्रेसिपिटेशन और वर्षा के ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि वाटर टेबल अर्थ सरफेस के हिसाब से भी ऊपर नीचे होता है। तो इसका एक बहुत ही सामान्य जवाब है, वो है ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण के कारण वाटर टेबल वैली में पास और हिल या पहाड़ों पर गहरा होता है। कुल मिलाकर ये ज़मीन की सतह के समान चलता है। अब एक सवाल यह भी उठता है कि क्या ये सतह पर आता है? तो जवाब है हाँ। अब आप इस पिक्चर को देखिए जिसमें एक बेसिन दिखाई दे रहा है, और सिमिलरली वाटर टेबल भी टोपोग्राफी को फॉलो करता हुआ है। इस पर वाटर टेबल वैली बेसिन के बॉटम सरफेस के ऊपर आ जाता है। इस तरह की कंडीशन में हम वहाँ पर कोई भी झील या तालाब मिल सकता है, क्योंकि उस बेसिन का बॉटम लेवल वाटर टेबल से नीचे है। और किसी भी स्ट्रीम की बात करें तो वहाँ पर भी वाटर टेबल के लेवल पर ही बहती है, और उसका लेवल मौसम के हिसाब से भी बदलता है। और आप सभी ने महसूस भी किया होगा। और क्या ये नदियाँ वाटर टेबल से भी ऊपर बहती हैं? और क्या आपको ये लगता है कि छोटी नदियाँ और स्ट्रीम सरफेस वाटर की वजह से भरती हैं? हो सकता है। तो इसका जवाब है हो सकता है। आप ये सोच रहे हैं, पर ऐसा नहीं।
किसी भी नदी या तालाब का लेवल तभी बढ़ता है जब वहाँ का वाटर टेबल राइज करता है, और उसका ठीक उल्टा तब होता है जब सूखा पड़ता है। हमें लगता है कि पानी एवापोरेट हो गया, पर ऐसा होता नहीं है। वो असल में वाटर टेबल के डाउन होने से होता है, ना कि इवापोरेशन से। तो इस तरीके से हमने वाटर टेबल को समझा। अब आइए इसके प्रकार भी समझते हैं। अभी अभी जो वाटर टेबल हमने समझा उसे हम रीजनल वाटर टेबल कहते हैं, और अधिकतर यही पाया जाता है जब भी हम नदी, तालाब, पोखर, झील आदि की बात करते हैं। पर इसके अलावा एक और वाटर टेबल है जिसे हैंगिंग वाटर टेबल या पर्च्ड वाटर टेबल भी कहते हैं, जिसे इस पिक्चर के माध्यम से भी समझा जा सकता है। इसका पूरा एरिया सेडिमेंट्री रॉक का बना हुआ है, और जो वाटर टेबल है वो भी इस रिज के हिसाब से है। प्रेसिपिटेशन या बारिश होने की स्थिति में यदि कोई एक्वाक्लूड रॉक्स, स्पेशली शेल, पर्कुलेटिंग वाटर का रास्ता रोकती है, तो एक नया और छोटा वाटर टेबल उस रिज के नीचे बन जाता है, जिसे हम हैंगिंग या पर्च्ड वाटर टेबल कहते हैं। इस प्रकार के वाटर टेबल कई सारे हो सकते हैं, कुछ छोटे और कुछ बड़े, पर रीजनल वाटर टेबल वो एक ही होगा। इस प्रकार के वाटर टेबल सामान्यतः सड़क बनाने पर जब किसी हिल साइड को काटा जाता है तो बहुत ऊंचाइयों पर भी पानी धीमे धीमे रिसता है, और ये वही हैंगिंग वाटर टेबल या पर्च्ड वाटर टेबल होता है। और ये हम सभी ने देखा भी होगा जब भी हम किसी रोड कट के आसपास ड्राइव करते हैं तब। अब सवाल ये उठता है कि यदि कोई व्यक्ति रीजनल वाटर टेबल की जगह प्रेस्ड वाटर टेबल से पानी लेता है, तो जवाब है हाँ, हो सकता है, क्योंकि यूजुअली हमें धरती के अंदर तो पता नहीं है कि जो बोरवेल हो रही है वो कहाँ पे हो रही है। तो हो सकता है बाय चांस आपका जो बोर है वो एक रीजनल वाटर टेबल पे ना होके किसी प्रेस्ड वाटर टेबल में लगा हो। उस कंडीशन में उसकी वर्स्ट कंडीशन बस ये हो सकती है कि हो सकता है गर्मियों में आपका जो बोर है वो सूख जाए और आपको नगर निगम के नल से काम चलाना पड़े। इसके बाद आइए एक्वाफर की बात करें। तो फंडामेंटली दो प्रकार के एक्वाफर होते हैं। इसमें जो पहला है वो है अनकन्फाइंड एक्वाफर, और जो दूसरा है वो है कन्फाइंड एक्वाफर। सबसे पहले अनकन्फाइंड एक्वाफर की बात करते हैं। इस चित्र में आपको एक सामान्य सरफेस दिखाई दे रहा है जिसमें एक सामान्य वाटर टेबल है जो कि रीजनल है। अब इस सरफेस में अलग अलग तरह की रॉक्स भी पाई जा रही हैं। इनमें से कुछ एक्वाक्लूड हैं और कुछ एक्वाफर हैं और कुछ एक्वाटार्ड हैं। पर बात यह है कि इनका जो रॉक्स हैं वो आपस में मिली हुई हैं। वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्रैक के थ्रू या किसी बोरहोल के थ्रू या किसी कैविटी के थ्रू इनमें जो फ्लो है वो बना हुआ है। इसलिए जब भी प्रेसिपिटेशन होगा या बारिश होगी तो पानी नीचे पर्कुलेट होगा और दोनों को पार करते हुए आगे बढ़ जाएगा। डजेंट मैटर कि पानी ऊपर फ्लो कर रहा है या नीचे फ्लो कर रहा है, वो कहीं भी होगा, वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा और उस डायरेक्शन में फ्लो होगा जिस तरफ सरफेस वाटर फ्लो करता है। अनकन्फाइंड एक्वाफर में पानी का फ्लो अनकन्फाइंड तरीके से होता है, क्योंकि इसमें पानी एक्वाटार्ड हो या एक्वाफर हो, पानी का फ्लो जो होगा वो अल्टीमेटली ओशन की दिशा में ही हो, मतलब जिस दिशा में ओशन है उसी दिशा में होगा। क्योंकि इसमें पानी का फ्लो एक से दूसरे एक्वाफर में, एक एक्वाफर से दूसरे एक्वाफर में बदलता रहता है, इसीलिए इसे अनकन्फाइंड एक्वाफर कहते हैं। और इस अनकन्फाइंड एक्वाफर में आप कहीं भी बोर कर लें, आपको पानी हमेशा मिलता रहेगा। इसी डायग्राम में आप देखेंगे एक कन्फाइंड एक्वाफर सिस्टम जो कि इम्परमीबल लेयर से घिरा है, दूसरे शब्दों में एक्वाक्लूड रॉक्स से। उदाहरण के लिए शैल दोनों ओर एवं सैंडस्टोन बीच में, और आसपास लोकल वाटर टेबल है। जब भी उस हाई लैंड एरिया में प्रेसिपिटेशन या वर्षा होगी तो ये एक्वाफर चार्ज होगा और इसका जो पानी है वो रीजनल वाटर टेबल से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दोनों ओर से एक्वाक्लूड रॉक से घिरी हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि हाईलैंड एरिया में अगर रिचार्ज एरिया है तो नीचे लो लैंड पर दबाव तो पड़ेगा,
और वो दबाव तब तक कम नहीं होगा जब तक कि कोई डिस्चार्ज पॉइंट ना मिल जाए। इस स्थिति में वेल एक डिस्चार्ज फैक्टर हो साबित होता है। अब चूंकि आइडियल प्रेशर सरफेस बहुत ऊपर है तो इसलिए वेल अपने आप पानी देना शुरू कर देगा, और जैसे आप लो लैंड एरिया में दूर जाएंगे ऑटोमेटिक कम होता जाएगा, क्योंकि एक्चुअल प्रेशर सरफेस डिस्टेंस के साथ कम होता है। इसलिए जो सबसे नज़दीक वाला वेल होगा उसमें पानी का फ्लो काफ़ी तेज़ होगा। इस प्रकार सेकंड वाला थोड़ा कम और उसके आगे वाला जो होगा वो और भी ज़्यादा कम। इस तरीके से स्वतः बहने वाली वेल को हम फ्री फ्लो एरिस्टियन वेल कहते हैं, और बाकी जिसमें पानी सरफेस तक तो आता है पर बहता नहीं है उसे एरिस्टियन वेल कहते हैं। इस प्रकार की वेल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें छोटे पंप या पंप की ज़रूरत ही नहीं होती। इस प्रकार के एक्वाफर का एक उदाहरण है राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित पुष्कर झील। इसके अलावा डकोटा सैंडस्टोन भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार आज हमने ग्राउंड वाटर के बारे में बहुत सारी बातें समझी और डिस्कस करी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हम जल्दी अपने लेक्चर में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।